Hello students. First of all, welcome to all of you in the second session of the chapter 5, that is accounting ratio and analysis. Students, in these sessions we will going to understand that in how different types of methods are there in which we can represent the ratios. So let's without wasting a time go with the first one, that is the in terms of proportion. Students, under this method two amounts are used. One will be numerator and the another will be the denominator. Means we have a two amount. On the numerator we have one amount, and on the denominator side we have one amount. When we have divide it, or we can find that the smallest fraction number, when we find it, that is the proportion. For an example, it is given that current ratio, so current ratios formula will be current asset upon current liabilities. So you can find here that the one amount will be on the upper side, that is known as the numerator, and another will be in the place of denominator. And for this, what we just have to divide, and when we divide it we get some value. For an example, here current asset are given 3 lakh rupees and the current liabilities of rupees 2 lakh. So when we divide it, 3 lakh divide by 2 lakh, we get rupees we get 1.5. Now what is the meaning of 1.5? It means 1.5 is to 1, means 1.5 is for the current asset and the remaining one will be for the current liabilities. तो वहाँ पे आंसर में बोले 1.5 लिखा है, इस टू वन जो है वो क्योंकि मैंने डिवाइड किया है, नीचे वन तो वैल्यू बचती है, तो इसके लिए हमने इस टू क्या कर दिया है वहाँ पे 1. ठीक है, सो 1.5:1. 1.5 किसके लिए? न्यूमरेटर के लिए, और जो 1 होगा वो किसके लिए होगा? डिनोमिनेटर के लिए. सो इससे पता क्या चलता है? दैट करंट रेशियो इज़ 1.5. इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे करंट एसेट जो है वो 1.5 है और करंट लाइबिलिटीज़ है 1. इट एक्सप्लेन दैट वेर अगेंस्ट करंट एसेट ऑफ 1.5 करंट लाइबिलिटी इज़ 1. कि आपके पास 1.5 करंट एसेट है तो उसके सामने 1 लाइबिलिटी है. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जो रेशियोज़ है उसको हम लोग, पहला जो टाइप था कि इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन, कि हम लोग उसको प्रपोर्शन में दिखा सकते हैं. ठीक है, सेकंड, जो सेकंड मेथड है, ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो. सेकंड मेथड इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. अभी वो देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है. परसेंटेज में सिर्फ आपका एक एडिशन हो जाता है, वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई विथ 100. बाकी तो आप ऊपर देखो न्यूमरेटर है, नीचे देखो डिनोमिनेटर है. मल्टीप्लाई जब 100 करते हैं तो आपको वैल्यू किसमें मिल जाती है? परसेंटेज के अंदर. एंड कुछ फॉर्मूलाज ऐसे होते हैं जैसे कि मोस्टली प्रॉफिटेबल जो फॉर्मूलाज है, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो वहाँ पे हम लोगों को वो परसेंटेज में आंसर मिलता है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग बाद में डिटेल में देखने ही वाले हैं, बट यहाँ पे सिर्फ इसके टाइप देख रहे हैं. सो नेट प्रॉफिट मल्टी अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100. तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी किसमें मिलेगी? परसेंटेज के अंदर. 20%, 30%, 40%. तो इस हिसाब से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसमें मिलेगी? परसेंटेज के अंदर. जैसे यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट का दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्स जो है वो 3 लाख है, उसके सामने सॉरी सेल्स जो है वो 3 लाख है, यस, एंड जो प्रॉफिट है वो 60,000 है. तो हमने क्या किया? 60,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100. तो जो वैल्यू मिलेगी वो परसेंटेज में मिलेगी. ठीक है, सो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है? नेट प्रॉफिट रेशियो इज़ 20%. इसका कंक्लूजन ये है, इट शोज दैट 20% प्रॉफिट इज अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ 100. कि अगर 100 रुपीज़ का अगर हम लोग कोई गुड सेल करते हैं तो उसके सामने हमको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है. ठीक है, ये इसका मतलब होता है. ओके, सो दो टाइप्स हो गए. पहला जो था इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, सेकंड जो है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. अभी जाते हैं थर्ड वन के अंदर, in terms of times. Like proportion, here also one amount is disclosed in the as a numerator and the another is disclosed as the denominator, but here the interpretation of ratio is in terms of time. ठीक है, हम लोग ये पहले कर चुके हैं, एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बट तब हम लोग क्या करते हैं? प्रपोर्शन में लेते थे. हियर वॉट एवर फिगर वी गेट वी शुड हैव टू राइट टाइम्स आफ्टर दैट. ठीक है, हम लोग उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? टाइम्स. ठीक है, सो कुछ स्पेशल कंपोनेंट है अकाउंटिंग के, जैसे कि स्टॉक टर्नओवर है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, तो इन सभी के अंदर हम लोग को पीछे क्या लगेगा?
टाइम लगेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। जब वो फॉर्मूला रखते हैं तो उसके हिसाब से जो हमको आंसर मिलता है वो किस में आता है, टाइम्स के अंदर। अभी ये क्या दिखाता है कि स्टॉक टर्नओवर इज 3 टाइम्स, इट मीन्स द स्टॉक ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड 3 टाइम्स इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कि जो आपके पास कॉस्ट स्टॉक पड़ा हुआ है वो आप लोग 3 टाइम्स बेच देते हो उसको, ठीक है, विद इन अ पर्टिकुलर ईयर उसको आप कितनी बार उसको बेच सकते हो, 3 टाइम्स, ठीक है। सो ये दिखाता है जितने टाइम से ज़्यादा होगा उतना और अच्छा होता है, क्योंकि आपका स्टॉक का टर्नओवर बहुत स्पीडीली हो रहा है, ठीक है। ओके, सो ये हम किस में हो गया, टाइम्स के अंदर। तो बेसिकली हमने 3 देख लिए। पहला किस में था, प्रोपोर्शन में, सेकंड था परसेंटेज के अंदर, और थर्ड जो है वो है टाइम्स के अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन, इन पहले एग्जांपल से ही समझेंगे। टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ वन कंपोनेंट अगेंस्ट द अदर कंपोनेंट्स दिस फॉर्म इज यूज्ड। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट के सामने दूसरे कंपोनेंट का रिलेशन दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल में दिया हुआ है, द शेयर कैपिटल ऑफ बिजनेस यूनिट इज ₹5,00,000, नॉन करंट एसेट ऑफ बिजनेस आर 2/5 ऑफ शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल आपको बोला है, पर उसके हिसाब से नॉन करंट एसेट कितना है वो डायरेक्टली नहीं बताया, पर उसका रिलेशन दिखा है किसके साथ, शेयर कैपिटल के साथ, कि जितना शेयर कैपिटल है उसका 2/5 जो है वो क्या आएगा, नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो उसके किस हिसाब से एंट्री करेंगे, दैट नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई शेयर ऑफ नॉन करंट एसेट इन शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना है, 5,00,000 है, तो 5,00,000 लिखा। यहाँ पे उसका जो रेशियो था कितना था, 2/5, तो 2/5 लिखा। तो आंसर जो आपको मिलेगा वो कितना आएगा, 2,00,000 रुपीज़। कितना आएगा यहाँ पे, 2,00,000 रुपीज़, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन भी उसकी वैल्यू लिख सकते हैं कि 2/5, 1/3, इस हिसाब से, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट में। ओके, इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक एंड मंथ्स। सो जब कलेक्शन पीरियड हम लोग फाइंड कर रहे हो, ठीक है, या पेमेंट पीरियड फाइंड कर रहे हो, तब हम लोग को उसकी वैल्यू जो होती है वो डेज में, वीक्स के अंदर या मंथ्स के अंदर देनी पड़ती है। सो इन अकाउंटिंग थ्रू सर्टेन रेशियोज टाइम पीरियड इज डिटरमाइन, दिस टाइम पीरियड इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक्स एंड मंथ। दिस रेशियोज प्रोवाइड information about collection period and payment period. For an example, the formula of collection period is as follow, ठीक है। तो हम लोग ये कलेक्शन पीरियड एंड पेमेंट पीरियड फाइंड करने के लिए खास करते हैं, एंड इसमें हमारे पीछे टाइम लगे फाइनल वैल्यू आती है डेज के अंदर या मंथ के अंदर या वीक के अंदर। सो बेसिकली कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, द डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई 365। इसके वजह से सबको अगर कलेक्शन पीरियड है तो पेमेंट पीरियड फाइंड करना हो तो वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। डेटर्स की जगह क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स पेबल आ जाएगा, एंड क्रेडिट सेल्स की जगह पे क्रेडिट परचेस आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 365, इस हिसाब से हम लोग उसकी एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक्स और मंथ, तो यहाँ पे डेटर्स आपको दिए 50,000, बिल्स रिसीवेबल 23,000, क्रेडिट सेल्स 7,30,000, एंड मल्टीप्लाई वी हैव टू डू विथ 365। तो सारे फिगर जब फॉर्मूला के अंदर रखते हैं तो आपका आंसर आता है 36.5 डेज, विच मीन्स 37 डेज, ठीक है। डेज को कभी हाफ में रखना नहीं है, उसको कंप्लीट ही करना पड़ेगा। ओके, सो इस हिसाब से हमने ये जो पॉइंट, अलग अलग पॉइंट थे हमने देखे, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इन टर्म्स ऑफ वीक मंथ्स, ठीक है। ओके ओके, अभी ये तुमने देख लिया कि इतने टाइप से हम लोग रेशियो को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी पहले रेशियो कितने टाइप्स के होते हैं। सो बेसिकली रेशियो को 2 क्लास में आप डिवाइड कर सकते हो, पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अभी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में क्या आता है वो समझ लेता है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या आता है। सो द computation of accounting ratio is done on the basis of functional statements, financial statement. In these statements, trading account, profit and loss account, and balance sheet are included. Now, in the company form, income statement and balance sheet are prepared as per ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो हमको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हम लोग बेसिकली जो यूज़ करते हैं ना, हमारे पास जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट हमारे अकाउंटिंग के अंदर होते हैं वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट,
ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, या तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो फिर बैलेंस शीट को लेके जो हमने क्लासिफिकेशन किया होगा वो हो जाता है हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अभी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग को 3 डिफरेंट टाइप्स मिल जाती है, और वो कौन सा है, पहला तो रेशियो ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ वही रेशियो निकालते जो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिल जाते हैं। ठीक है। सो मोस्टली हमारे पास जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रेशियोज ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट एंड सेल्स बोथ कंपोनेंट आर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो का आपको पता है फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो वहाँ पे 100 तो एक कांस्टेंट नंबर है, वो तो वही लिखना होता है। बट नेट प्रॉफिट एंड सेल्स ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहाँ से मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट से, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, मतलब वो इश्यू नहीं है, बट एक ट्रेडिंग या तो दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में से, या तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, या तो एक ट्रेडिंग का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कौन सा रखे उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पे नेट प्रॉफिट है वो हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं, एंड टोटल सेल्स जो है या वो हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई उसको 100 के साथ करते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग रेशियो ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो है वो रेशियो ऑफ बैलेंस शीट है। ठीक है। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो ऑफ बैलेंस शीट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर फ्रॉम बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल डेब्ट इक्विटी रेशियो बोथ कंपोनेंट आर ऑफ बैलेंस शीट। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में होता क्या है, तो पूरा लायबिलिटी साइड कि डेब्ट कितना है उसके सामने इक्विटी कितनी है, तो ये दोनों ही वैल्यू जो है, ये दोनों ही रेशियो वो किसके कहाँ से लिए हमने, बैलेंस शीट में से। इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियोज ऑफ बैलेंस शीट। अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं वो हम लोग बोल सकते हैं कि किस में से आएगा, इसमें फंडामेंटल, सॉरी पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के ही हम लोग 3 टाइप दिख रहे हैं, जिसमें से पहला जो था वो था रेशियो ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड है रेशियो ऑफ बैलेंस शीट, और तीसरा जो है वो ये दोनों के कंपोनेंट को कवर करता है। ठीक है। इन केस ऑफ थर्ड टाइप, वन कंपोनेंट इज फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड कंपोनेंट इज फ्रॉम द बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट टर्नओवर इन द रेशियो असेट्स आर फ्रॉम बैलेंस शीट एंड द सेल इज़ फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे आप लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस या सिर्फ बैलेंस शीट को लेके नहीं बैठ सकते, वहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत सारे आ सकते हैं रेशियोज़ के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई एक होगा, एंड डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी बैलेंस शीट से। तो इस हिसाब से वहाँ पे दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड के जो कंपोनेंट्स है उसको मिक्स किया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोले कंपोजाइज रेशियोज आर कवर। ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर आपको न्यूमरेटर में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट की वैल्यू आएगी, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर बैलेंस शीट में से कोई भी वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है। फिक्स एसेट टर्नओवर इन दिस रेशियो एसेट आर फ्रॉम बैलेंस शीट, एंड अपॉन में जो हम लोग ट्रेडिंग एसेट्स लिखते हैं वो कहाँ से होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है। सो इस हिसाब से वहाँ पे हम लोग कंपोजिट रेशियो यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। टू मेजर फाइनेंशियल हेल्थ or to acquire information about different aspect of accounting of business entity, ratio analysis is used. These aspects includes profitability, solvency, liquidity and efficiency. ठीक है। कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, अगर वो हम लोग को जानना है तो उसके लिए उसके फंक्शनल क्लासिफिकेशन के जो रेशियोज है उसको हमको सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। और इस चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल सम्स हम लोग देखने वाले वो भी फंक्शनल क्लासिफिकेशन के ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है। सो अभी फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो है वो मेनली 4 एस्पेक्ट पे काम करता है। पहला जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी, सेकंड है सॉल्वेंसी, थर्ड है लिक्विडिटी एंड फोर्थ है एफिशिएंसी। और इसी के बेस जो सब टाइप है उसके ही हमारे जो सब टाइप है वो हमारे बन जाएंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेशियोज। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी है तो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बहुत सारे अलग अलग रेशियोज आते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो।
ठीक है। सो ऐसे 4 टाइप्स या 5 टाइप्स हर एक के अंदर हम लोग को अभी देखने को मिलेंगे। ओके, दिस एस्पेक्ट मेजर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी अकॉर्डिंग टू देयर नेम. This classification is known as functional classification. In this classification, profitability ratios, liquidity ratios, solvency ratios, and efficiency ratios are included. Each aspect is a result of specific performance. In practice, this classification is widely used. तो हमको पता है कि ये जो क्लासिफिकेशन है वही मैन है, तो उसको पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन को. एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन के जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स है दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी एंड एफिशिएंसी, जिसको हम लोग आगे आने वाले सेशंस में डीपली पढ़ेंगे. साथ में उसके जो सॉल्यूशन करने हैं हमको सम्स में वो भी करेंगे. स्टूडेंट्स, इसमें दोनों तरफ लड़ना पड़ेगा, थियरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है एंड सम्स भी, बट ज़्यादातर जो ऑप्शन अब अच्छा लग रहा है वो हो सम्स का ऑप्शन है, ठीक है. पर सम्स के अंदर वेराइटीज़ ऑफ सम्स इतनी ज़्यादा है कि आपको हर एक के लिए याद बहुत कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है. तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सम्स ख़त्म करते हैं वैसे ही उसके प्रैक्टिस के लिए जो भी दिया जाता है सम्स के लिए, उसको हो सके उतनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ एट योर होम.